ओके चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, मतलब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को जानना है। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के साथ ही साथ यहाँ पे कैसे आपस में मैकेनिज्म्स होता है, बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन करते हुए यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जस्ट वेट, एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट पेज में हम लोग स्लाइड ऐड कर लेते हैं एक। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे हैं, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। अच्छा नहीं बना, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। अरे यार क्या हो गया ये एक सेल है, इनसाइड द सेल न्यूक्लियस रहेगा। इनसाइड द न्यूक्लियस ये जो होता है, ओके, ये जो हो गया सेल, न्यूक्लियस, देन ये जो है इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है ये होते हैं बेटा दो टाइप के, जिसमें एक तो आएगा डीएनए, दूसरा आएगा आरएनए। फुल फॉर्म बताएंगे डीएनए आरएनए के जल्दी से, मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूँ, जल्दी से चैट में आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। ओके, बहुत ही कॉमन है, बायोमॉलिक्यूल में हम लोग पढ़े हैं। तो एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। आरएनए को हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 15 स्टूडेंट का रिस्पांस मिल गया बेटा। ओके, तो ये हो गया डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। अब ये डीएनए और आरएनए का जो फुल फॉर्म है, तो अभी होता क्या है, किससे बनता है, ये भी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ओके, तो डीएनए और आरएनए की यदि हम बात करें, तो किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह। ओके, मतलब यहाँ पे डीएनए और आरएनए जो है काम कैसे करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब ये जो एक्ट कर रहे हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो हम लोग सबसे पहले क्या चीज, जो डीएनए है ये कैसे बना होता है वो हम देखेंगे, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों भी जेनेटिक मटेरियल है, बट ज्यादातर केस में ये जो दिख रहा है आपको ये है डीएनए, तो ज्यादातर केस में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो आरएनए, तो आरएनए जनरली कुछ वायरस, जैसे टोबैको मोजेक वायरस हो गया, तो सम वायरसेस जो है उसमें ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल। अब आपको याद होगा जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखे थे कि सबसे पहले आरएनए बना, आरएनए मॉडिफाइड हो गया डीएनए में। पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, बट आज ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज, इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मालूम रहती है।
तो आरएनए जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, बट मोस्ट इवॉल्व मोस्ट स्टेबल जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। इसको जानने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोगों को यहाँ पे जो जानना है वो जानना है क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, तो पहली चीज तो हम जानते हैं कि डीएनए जो बना होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 1000 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मीन्स डीएनए जो होता है ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो सिंपल टर्म में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 1000 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो दोनों भी, इसमें एक कॉमन डेफिनेशन में हमको एक कॉमन पार्ट समझ में आया, और दोनों में भी जो हमें दिखा वो दिखा न्यूक्लियोटाइड। तो ये आखिरकार होता क्या है न्यूक्लियोटाइड, तो इसको जानने के लिए पहले तो हम फिर से देखते हैं, ये एक सेल है, इस सेल में एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में ये ऐसा आपको डबल हेलिकल एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिससे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम कहते हैं डीएनए। ओके, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डीएनए। अब डीएनए की यदि हम बात करें, तो हम इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी ड्रॉ करेंगे कि डीएनए एक्चुअली कैसे बना है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं ऐसा। ओके, डीएनए कैसे बनता है वो हम देख रहे हैं। तो इसमें देखो, आपको जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये वाला जो रहेगा, इससे हम कहेंगे फॉस्फेट। ये वाला जो रहेगा इसे कहेंगे पेंटोज शुगर। और अंदर साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नाइट्रोजिनस बेस। और इस तरह से ये डीएनए आपस में ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो आपस में से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट से बने हैं। जो लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ लिए हैं वो जानते हैं, इसलिए मैंने पहले पूछा कि आप पढ़ के आए हो क्या। अब आप पढ़ के नहीं आए हो, इसलिए मुझे ये सारी चीजें फिर से समझाना पड़ रहा है जो आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़े हो।
तो अभी देखो, ये आप जो डीएनए देख रहे हो, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये इस तरह से इसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड है। तो ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो रहेंगे, उससे ये बना है। तो अब एक एक न्यूक्लियोटाइड का मैंने स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड जनरली कंपोज्ड होता है, कंसिस्ट होता है 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जो बना, इसमें एक तो आएगा जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा आता है जिसे कहते हैं पेंटोस शुगर, और एक जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। बेटा आपको बाहर का साउंड आ रहा है क्या, बच्चों की आवाज बाहर से नहीं आ रही? तो ओके, आ रही तो उन्हें बोलना पड़ेगा बाहर जाके। नहीं आ रहा, फिर ठीक है। पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस। ओके, इससे मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, तो पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, इसे भी हमें समझना है। तो पेंटोस शुगर नाम से हमें समझ में आता है बेटा, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला, यहाँ पे जो है क्या है, शुगर है। तो 5 कार्बन वाली शुगर होने की वजह से हम इसे पेंटोस शुगर कहते हैं। और पेंटोस शुगर बेसिकली ये भी 2 टाइप की होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, वो हम देखेंगे। फॉस्फेट ग्रुप जनरली H3PO4 होता है बेटा। इसको हम यदि ड्रॉ करें तो एक फॉस्फेट का जो वैलेंसी होता है टोटल 5 होता है। तो इसके पास एक डबल बॉन्ड O रहेगा और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बनता है एक फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए में, इसकी वजह से डीएनए जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। जब मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा होगा, ठीक है, तब आपको ये समझेगा। कई बच्चों को मैंने नीट 2021 का एनालिसिस करने के लिए कहा था, तो जिन बच्चों ने बायोटेक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़े, उन्होंने उस क्वेश्चन को क्या है मालूम है, किसी और चैप्टर में ऐड कर दिया कि ये बायोमोलिक्यूल का है, ये कहीं का है, अमका डमका, सब गलत कर दिया आपने। आपकी एनालिसिस गलत है। मैंने चेक किया हूं आपकी एनालिसिस। तो कई लोगों ने फॉर्मेलिटी की है कि सिर्फ सर को लिखा हुआ और नंबर दिखना चाहिए, सर तो देखते नहीं, उन्हें ऐसा लगता है। बट अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बट आपको खुद को मालूम है कि आपने क्या किए हो, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, फोटो भी कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा खींच के भेज देते हैं। कई लोग कुछ भी लिख देते हैं, कई लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। बेटा मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। यदि मैं एक एक का पढ़ के एक एक को बच्चे को उसका वो गलती अच्छी बुरी चीजें गिनाना चालू कर दिया, तो फिर हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वो चीज किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, ठीक है। और ऐसे एक एक को रिप्लाई देना चालू कर दिया, तो फिर मैं आपके जो परफॉर्मेंस की जो एनालिसिस रिपोर्ट चेक करता हूँ, तो फिर एक दिन में एक ही बच्चे का रिपोर्ट चेक होगा, उससे बात होगी, और फिर उसके कई बार समझाने के बाद आप करने वाले वही चीज जो आपको करना है। तो फिर मेजर यदि प्रॉब्लम रहा तो ही मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बाकी आप ईमानदार और समझदार रहोगे और अच्छे से अपना वर्क करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम आता है बेटा असाइनमेंट सबमिशन में, अदिति बोलो। आपके साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसलिए प्रॉब्लम आएंगे, नहीं तो बाकी सभी बच्चों के असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट हो रहे हैं। दिखा दूं बोलो तो? सबमिशन में प्रॉब्लम आती नहीं, ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कितने बच्चों को आया, ठीक है। आपका जो है सबमिशन रिपोर्ट जो है, अदिति को बिलीव नहीं हो रहा है कि बाकी बच्चे सबमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बोलो ना बेटा, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहे हैं, पूछो मुझसे। ये देखो लोकोमोशन वाला असाइनमेंट जो आया है यहाँ पे आपका,
न्यूरल कंट्रोल जो आया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आया है, देखो रिस्पॉन्स, जो बच्चे सही में ईमानदार है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 34 बच्चों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है। सबमिट होने के बाद फिर से सबमिट करना पड़ता है? नहीं, ये देखो ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब करके देखो बेटा, वो क्यों होता है ऐसा बताओ। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऐप यदि अपडेट नहीं रही तो हो सकता है। ये देखो 37 बच्चे। देखो मैं एक्सेप्ट तो 100% करता हूँ, बट क्या है, कुछ आपके क्लास के बैच के महान लोग हैं ना, वो हमेशा महान रहने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका नीट क्लियर हो गया, क्वालिफाई हो गया, वो इस गलत फहमी में जी रहे हैं। और कई लोगों ने तो बिल्कुल छोड़ दिया, गिव अप कर दिया कि हमसे कुछ ना होने वाला। तो ये 17 स्टूडेंट उस कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ते रहेगा वही कहीं जाएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा, 37 वाले। तो 35 और 37 का कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा। अदिति एक काम करो, आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं देख के आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा सबमिट आपका हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि फिर हम इसमें गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं आपका स्पेशली आपका रिपोर्ट क्या नाम से बता दो। अदिति, क्या नाम से सरनेम बताओ। आप बेटा जिस टाइम पे कॉल करते हो ना, तो उस टाइम पे मेरा क्लास रहता है या कहीं ना कहीं बिजी रहता है। आप डायरेक्ट कॉल करते हो ना मुझे, शायद मैसेज करके टाइम लेते हो मुझसे कॉल का, या डायरेक्ट कॉल करते हो। कभी भी कॉल करोगे तो कैसा होगा बेटा। क्या नाम से आईडी बताओ। आप आपके नेम से ज्वाइन कर रहे हो या आपके पेरेंट्स के आईडी से। जस्ट वेट, मैं फाइंड करता हूँ, देखता हूँ। आदिति, आदित्य भोगे दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बेटा नहीं दिख रहा आपका, आप इनरोल ही नहीं हुए लगता है इस क्लासरूम में। ADITI है क्या? हाँ ये है क्या, अदिति डोंगरे, ये वाला बेटा। देख लो, आपके रिस्पॉन्स दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। देखो लोकोमोशन का आपका सबमिट हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपका मिसिंग में जो दिख रहा है बेटा, टेस्ट पेपर एनालिसिस रिवीजन वाला, 3 अक्टूबर का डेट। ओके, इसके बाद आपका टेस्ट पेपर एनालाइज, ये माइक्रोब्स वाला रिस्पांस नहीं आया है, डाइजेशन नहीं आया है, ब्रीथिंग मिला है, फ्लूइड मिला है, एक्सक्रीशन मिला, न्यूरल मिला है। ये देखो तीन तीन अटैचमेंट दिख रहा है और यहाँ पे 4 अटैचमेंट दिख रहा है। अभी इस अटैचमेंट पे आप जाके डायरेक्ट देखते हो तो उस अटैचमेंट को क्लिक करोगे तो ये अटैचमेंट दिख रहा है। फिर एक एक इमेज ओपन करके एक एक इमेज फिर हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसा होता है बेटा, एक एक बच्चों का एनालिसिस हो जाता है यहाँ पर, किस बच्चे ने कितना परफॉर्मेंस किया है, कब दिया है, क्या हो रहा है काम उसका कितना। ये अब फोन पे भी हो जाता है, जरूर नहीं कि हर बार मुझे ऐसा है जिसको डाउट है आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो मैं आपको वहां पे दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा। अदिति, बाकी के नीता डोंगरे वाली आईडी पे। ठीक है ना बेटा। ठीक है, ये
ओके, टेक्निकल इशू आया था थोड़ा सा। देखो आवाज आ रही है, स्लाइड दिख रहा है, रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। आवाज आ रही है, स्लाइड दिख रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, डीएनए में नेगेटिव चार्ज का रीजन क्या होता है या डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन वाली शुगर है, जिसमें एक शुगर जिसे हम राइबोज शुगर कहेंगे और दूसरा जिसे हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहेंगे। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर दोनों में क्या डिफरेंसेस है, जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे बेटा। दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे होती है, दोनों भी आंसर लिख भेजेंगे जल्दी से। थर्ड कार्बन में ओ होता है और नहीं होता है, वेरी गुड बेटा, नीनद एंड गणेश, वेरी गुड। सेकंड कार्बन पे, अब नीनद थर्ड पे होता है या सेकंड पे होता है ये बता दो पहले। गणेश ने सेकंड बोला है, वेरी गुड गणेश, यू आर करेक्ट, गुड आदित्य, वेरी गुड। नीनद नहीं, थर्ड पे नहीं होता। राइबोज शुगर ऐसा जो आरएनए में होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि डीएनए में होगा, पहली चीज तो यही। अब हम इस शुगर का यदि हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब जब डायग्राम ड्रॉ हुआ तो इसमें पहली चीज तो कार्बन देखो यहाँ पे इस तरह से रहेंगे। नंबरिंग हम देखेंगे इसमें, तो 1 यहां से होता है, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पे दोनों भी जो शुगर है यहां पे होता है CH2OH। सेकंड कार्बन में यहां पे यदि आरएनए रहा तो OH और डीएनए रहा तो H। ये डिफरेंस रहता है बेटा दोनों भी इसमें। पेंटोज शुगर में यदि हम देखें तो बेसिकली जो डिफरेंस होगा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में सेकंड कार्बन, तो राइबोज शुगर ऐसे शुगर जिसके सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप रहता है, बाकी सभी जगह H और OH। ये वाले पिक्चर पे आपको क्लियर हो जाएगा दोनों भी शुगर में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है बेटा, OH ग्रुप राइबोज शुगर में प्रेजेंट है, बट ये चीज जो डीएनए होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह से यदि हम डीएनए का एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमको एक चीज समझ में आती है कि इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसा फॉर्म हो रहा है। बेटा वो रेड कलर का पॉइंटर आता है वो चाहिए क्या आपको, ये ऐसा लिखते हुए जो दिखता है, या फिर हटा दूं, इससे कुछ हेल्प मिलता है क्या, चाहिए? ठीक है, तो देखो ये पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन ये वाला जो रहेगा, तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे यहां पर और पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन पे यहां पर, तो यहां पे रहेगा फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे रहेगा N2 बेस और ये हो गई पेंटोज शुगर। तो इस तरह से जब तीनों भी कंपोनेंट आपस में ज्वाइन होंगे तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं हम इससे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ गणेश और नंदिनी का रिस्पॉन्स आया, बाकी लोगों को नहीं चलता लगता, हटा दूं, रेड पॉइंटर स्पॉटलाइट बोलते हैं जिसको।
माउस किधर जा रहा है, कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सारी चीज दिखेगी। तो ये जो है डीएनए का स्ट्रक्चर देख लो बेटा, आपको एक साइड फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये नाइट्रोजनस बेस और ये पेंटोस शुगर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। डीएनए आरएनए दोनों में होगा। ओके। यदि इस नाइट्रोजनस बेस से हम लोग इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, मतलब यहां पे सिर्फ, यदि हम इसको देखें तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये क्या कहलाएगा? तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट यदि रहा तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए एक और डेफिनेशन होती है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। देखो न्यूक्लियोटाइड जब फॉस्फेट साइड में रहेगा तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, मतलब फॉस्फेट नहीं है तो उसको हटा दिए तो वो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। जब फॉस्फेट उससे टाइटली जुड़ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में डिफरेंसेस याद रहेगा आपको क्या होता है। पेंटोस शुगर में डीएनए वाली और आरएनए वाली दोनों भी शुगर आपको याद रहेगी क्या होती है सभी को। वेरी गुड। चलो, तो इस तरह से बेटा ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पता नहीं स्लाइड को क्या हो गया, कहीं पे भी भाग रही है ये। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हूं, उसका डेफिनेशन आप लोग मुझे शेयर करेंगे। एक जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, दूसरा होता है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तीनों का डेफिनेशन और कहां पे होता है, तीनों भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे बेटा जल्दी से। आज एकदम बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज यदि थोड़ा सा डिटेल में गया तो आप नहीं समझ पाओगे सारी चीजें। इसलिए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जल्दी से, क्वेश्चंस के साथ ही हम पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। चलो, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं तब तक के आगे भी हम लोग देख ले क्या। अच्छा, चैटिंग में फिर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगी शायद, कंप्यूटर पे होंगे तो ठीक है, मोबाइल पे होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और कई बच्चे लोग मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं। 3 बच्चों का, 4 बच्चों का आंसर आ गया है यार। पार्थ आधा अधूरा आंसर आया। ओके सुहानी, गुड। नंदिनी का आंसर आया है, खुशी का आंसर आया है। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी। गुड गणेश, गुड खुशी।
ओके चलो मैं भी शेयर करता हूं आपके साथ इंफॉर्मेशन। जितने बच्चों का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो जगह होती है ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, और ट्रांसलेशन जो है ये राइबोसोम में होता है। तो ये इसका साइट हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो आपको याद रखना है। रेप्लिकेशन में एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल इससे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, मींस फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर डीएनए फ्रॉम वन पेरेंटल डीएनए। इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एक डीएनए जो है इससे आरएनए या फिर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है इसमें एमआरएनए से इस तरह से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है बेटा। और ये जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस डायरेक्शन पे जो फ्लो होता है, तो इस कंसेप्ट को सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। वन वे फ्लो हम कहेंगे, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, फिर थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर समझाया था, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं और कितने होते हैं। ओके, इस तरह से आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजिनस बेस हम लोग देखेंगे, जो कि जनरली दो टाइप के होते हैं। ये एक प्रकार से हिटेरो साइक्लिक रिंग होती है ये, ठीक है। डबल मेंबर्ड और सिंगल मेंबर्ड रिंग हो सकती है, जिसमें एक आता है प्यूरिन, दूसरे को कहेंगे पिरामिडिन। तो प्यूरिन जो है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और पिरामिडिन जो होता है ये सिंगल रिंग में होता है। इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। प्यूरिन में आता है, एग्जांपल्स हम देखें तो एक एडेनिन और दूसरा आता है ग्वानिन, AGOG, सुनो जी। एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एडेनिन ग्वानिन AG, ये होता है प्यूरिन। पिरामिडिन में साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है एंड थाइमिन होता है, जिसे U, C और T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से टोटल 5 हो गए हमारे नाइट्रोजनस बेस। क्या हो गया, थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसको हम एक ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं कि कट आलू गोभी, आलू गोभी को काटो। अब आलू गोभी को काटो तो एक पिरामिड है, इसको जब हम काट देंगे तो जैसे प्यूरिन जब डबल रिंग स्ट्रक्चर था इस तरह से, तो डबल रिंग में से एक रिंग को हमने काट दिया तो बची सिंगल रिंग। तो डबल रिंग वाला प्यूरिन रहेगा और सिंगल रिंग वाला पिरामिडिन रहेगा।
और कट कट कर रहे हैं किसको, पिरामिड को, तो पिरामिड को ही काट रहे हैं, तो आलू गोभी जो है ये दोनों भी आ जाएंगे किसमें, प्यूरिन में। डबल रिंग जो है ये हो जाएगा प्यूरिन। डबल रिंग को काट देंगे तो डबल रिंग को काटने के बाद बचता है क्या चीज, सिंगल रिंग। तो सिंगल रिंग में CUT वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पिरामिडिन। कंसेप्ट क्लियर हो गया प्यूरिन और पिरामिडिन के बेटा सभी लोगों को। तो साइटोसिल, यूरेसिल और थायमिन जो है वो पिरामिडिन में आता है, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन में आता है। पिरामिडिन सिंगल रिंग होता है और प्यूरिन डबल रिंग होता है। ट्रिक की हेल्प से याद रखना, कट आलू को भी याद रखना। आई होप आपको समझ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब इसमें एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि डीएनए और आरएनए में क्या होता है और क्या नहीं होता। तो देखो डीएनए की यदि हम बात करें या फिर हम आरएनए की हम बात करें, तो जो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन दोनों में भी रहेगा। ओके, एडेनिन और ग्वानिन दोनों में भी होता है, आरएनए रहे या फिर डीएनए रहे। बट यहाँ पे एक चेंज देखने को मिलता है, जो डीएनए और आरएनए में होता है या नहीं होता, वो थायमिन और यूरेसिल रहता, मतलब साइटोसिन भी दोनों में होगा। डीएनए रहा तो थायमिन और आरएनए रहा तो यूरेसिल रहेगा। सिर्फ ये एक डिफरेंसेस दोनों में रहते हैं बस, मतलब यूरेसिल और थायमिन का 36 का आंकड़ा है। तो यूरेसिल को बोला भैया आरएनए तू मेरे साथ रह ले, और थायमिन को बोला भैया तुम झगड़ा मत करो डीएनए के साथ रह लो। ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी होता है। ठीक है बेटा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्यूरिन और पिरामिडिन देखे। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है, पिरामिडिन में साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल आता है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, फिलहाल इतने डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बच्चा चाहता है तो उसे समझा सकता हूँ। थायमिन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, और यूरेसिल ओनली आरएनए में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, समझ गए। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो जनरल सा एक बेसिक कंसेप्ट है, वो मैंने आपको समझाया। अब कौन से बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, कौन सी चीज कैसे जुड़ी रहती है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस कैसे होता है, कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है, बट इस छोटे से टाइम में अभी नहीं हो पाएगा, जो मैं आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में ही समझाऊंगा। इसके लिए मेरे पास अलग अलग टाइप की स्लाइड्स अवेलेबल है, पास्ट ईयर की स्लाइड भी है, इस साल की स्लाइड भी है, तो दोनों अलग अलग स्लाइड की हेल्प से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, नहीं पूछना है तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे बेटा। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है या हर चीज क्लियर हो गई है? छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल स्पेशली डीएनए वाला जो पार्ट है वो आप पढ़ के आओगे। कल तो आप हमारा क्लास नहीं रहेगा ऑफिशियली, बट डे आफ्टर टुमारो हमारा क्लास रहेगा, तो उस टाइम पे हम ये वाला पार्ट देखेंगे। कोई गैप नहीं करेगा, ये नहीं सोचना कि टेस्ट है तो क्लास नहीं करते, क्योंकि क्लास नहीं करोगे तो बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करो बेटा, और ध्यान रहे इस चीज का आप लोगों को। ओके, हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है। दशहरा दिवाली हर साल आने वाले हैं। नीट बेटा अगले साल नहीं आएगा, हाँ जिसको रिपीट करना है उसके लिए नीट अगले साल भी आएगा, बट एक साल आप पीछे हो जाओगे फिर, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपना बेस्ट अपने स्टडी पे दो,
एक दिन का चांस मिल रहा तो कुछ बैकलॉग रहा होगा आपका, उसको कंप्लीट कर लो, काफी हेल्प मिलेगा आपको। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, वो क्लियर कर लो अपने। मैंने पिछले बार डाउट क्लास रखा था, बहुत से बच्चे क्लास ज्वाइन किए थे और बहुत से बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। हर्षिता बेटा, आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं और आप क्लास ज्वाइन क्यों नहीं किए? आप आए थे क्लास में 2 मिनट के लिए, सिर्फ देख लिए और चले गए। हाँ, नंदनी थी। सभी बच्चों के डाउट क्लियर करवाया हूं मैंने, डाउट सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था, जिन बच्चों को डाउट था उनका डाउट क्लियर करवाया हूं मैंने। रेली बेटा, आप भी नहीं थे इस बार डाउट में, आपके भी बहुत से डाउट थे। हर्षिता, आपके बहुत से डाउट थे, आप नहीं आए। एक दिन पहले लिंक और टाइम मैंने आपको दिया था, बट आप ज्वाइन नहीं किए। ऐसा क्यों किए? हर्षिता, रिस्पॉन्स करो, क्यों ज्वाइन नहीं किए अपने डाउट में? और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिए लिंक का आपने, क्या रीजन था? आपके सारे डाउट क्लियर हो गए? ओके, रैली का तो रिस्पॉन्स आ गया। हर्षिता, रिस्पॉन्स दो। नीनद, आपके भी एक दो डाउट थे शायद, और आपको भी लिंक प्रोवाइड किया था, वो डाउट क्लियर हो गए आपके? आप भी ज्वाइन नहीं किए थे। गणेश, शायद आप थे, आपका क्लियर हो गया ना डाउट? अब जिनके भी डाउट थे, जैसे जैसे मुझे नाम याद आ रहा है। हर्षिता, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं? ये यस सर का रिस्पॉन्स क्या समझू मैं? देखना चाहिए ना बेटा नीनद, चेक तो करना पड़ेगा। गणेश के डाउट भी क्लियर है। हर्षिता, रिस्पॉन्स करो। चलो ठीक है, तो आज का आंसर, आज का क्लास एंड करते हैं। हर्षिता के भी डाउट क्लियर हो गए हैं, रिस्पॉन्स आया। ओके बेटा, ठीक है। बेटा टेक्स्ट कर दो मुझे टेलीग्राम पे कि ऊपर के जितने डाउट मैंने पूछे थे वो क्लियर हो गए करके, क्योंकि मैंने वहां पे आपको पिन करके रखा हूं ना, उसको अनपिन करना पड़ेगा मुझे। तो जितने भी बच्चों के डाउट थे, यदि आपने मुझे टेलीग्राम पे डाउट भेजे हो, स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वहां पे मुझे टेक्स्ट करेंगे कि माय ऑल डाउट आर क्लियर्ड। ठीक है, फिर मैं उसे अनपिन कर दूंगा, नहीं तो पिन पिन पिन, मैं जब भी टेलीग्राम खोलता हूँ सबसे पहले आप ही लोग दिखते हो मुझे वहां। फिर जब मैं ओपन करके देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैंने तो लिंक शेयर किया हूँ, फिर भी डाउट क्यों क्लियर नहीं हुए आपके। तो नंदनी, आप, गणेश, आप, आपके डाउट थे तो वो वहां पे लिख दो कि मेरे अभी तक के जो डाउट है वो क्लियर हो गए। टेक्स्ट मी। ओके, और ये काम अभी क्लास के बाद हो जाना चाहिए। चलो ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के पोर्शन के साथ। बाय बाय।